हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक अंडरस्टैंडिंग हम में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम। साथियों, रासायनिक संयोग के 6 नियम हैं, ठीक है। जिनमें से पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसको हम तुल्य अनुपात का नियम भी कहते हैं। और पांचवा नियम है गै-लुसैक का नियम। गै-लुसैक का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और छठवां नियम है आवोगाद्रो का नियम। तो साथियों, समझने वाली बात यह है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको थोड़ा गौर से समझिएगा। रासायनिक संयोग के 6 नियम हैं, तो 6 नियम को मैं एक वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा। पहली बात तो ये, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में 6 नियम को पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा 6 नियम है तो वीडियो के 6 भी पार्ट होने चाहिए। तो एक पार्ट में मैं एक नियम समझाऊंगा, तो वीडियो के 6 पार्ट आएंगे, यानी कि रासायनिक संयोग के नियम के 6 पार्ट आएंगे। एक पार्ट में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरे पार्ट में स्थिर अनुपात का नियम, तीसरे पार्ट में गुणित अनुपात का नियम, चौथे पार्ट में होगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, पांचवें पार्ट में होगा गैलोसैक का नियम, और छठवें पार्ट में होगा अवोगाद्रो का नियम। तो पहला पार्ट है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो हम समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और जो आगे के 5 पार्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये जो 5 नियम और बचे हैं, अगर आपको पढ़ने हो तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो अब समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोस्तों, मैं आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैं आपको को लिख करके समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। टीचर भी बहुत प्रसन्न होगा कि स्टूडेंट ने जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तभी तभी इसने इतना अच्छा लिखा है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम क्या लिखेंगे शुरुआत में? आप एग्जाम में जब जाएंगे तो कॉपी में आप डालेंगे एक हेडिंग द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लेवोसिए ने सन 1774 ईस्वी में प्रतिपादित किया। दोस्तों, अगर आप पहली बार द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग में क्या होगा? 1774 ईस्वी में प्रतिपादित किया, जैसा मैं पढ़ा दूंगा वैसे ही पढ़ लेंगे। लेकिन कई किताबों में दिया गया होता है, किसी किताब में दिया होता है सन 1756 ईस्वी में, किसी किताब में दिया होता है सन 1789 ईस्वी में। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सन 1789 भी लिख सकते हैं, सन 1756 भी लिख सकते हैं, सन 1774 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं होता है कि कब किया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या लिखेंगे शुरुआत में? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लेवोसिए ने सन 1774 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। साथियों, आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी, साथियों आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वही हम यहां पर भी लागू करेंगे। वहां फिजिक्स में क्या था? ऊर्जा संरक्षण का नियम, और केमिस्ट्री में क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम क्या करेंगे? ऊर्जा की जगह द्रव्यमान लिख देंगे, बात खत्म। तो वही हमने किया। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः ये तो हम फिजिक्स के रूप में हमने समझाने की कोशिश की, जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम, वैसे ही हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझाने की कोशिश की, ठीक है। अतः अब हम इसको केमिस्ट्री में किस प्रकार से परिभाषित करें? केमिस्ट्री में तो हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो रिएक्शन के माध्यम से पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाएं होती हैं वही महत्वपूर्ण होती है, तो हम इसको अभिक्रिया के तौर पर क्या लिखेंगे? अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का संपूर्ण द्रव्यमान उत्पादों के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? ये तो बहुत छोटी छोटी बातें आपको पता होगा। अभिकारक क्या होता है? जो बाएं तरफ होता है। और उत्पाद क्या होता है? जो दाएं तरफ होता है, ठीक है। वो आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा, लास्ट तक आप देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे? अतः
किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का संपूर्ण द्रव्यमान उत्पादों के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होता है। अब आप सोच रहे होंगे जी कैसे यार, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इतना लिख दिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का संपूर्ण द्रव्यमान उत्पादों के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होता है। जब बराबर होता है तो हम इसको एक लाइन में क्या कह सकते हैं, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। हम आपको अब उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप परेशान बिल्कुल ना होइए। अब आप उदाहरण देखिए तो आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण हमने लिया है, जब 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम क्या लिखते हैं, Hg को हम मरकरी कहते हैं और ऑक्सीजन O है। तो अगर हम साथ में इसको पढ़ेंगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड पढ़ेंगे। जब 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को एक बंद नली में लेकर गर्म किया जाता है तो 92.6 ग्राम मरकरी Hg और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब वो आप रिएक्शन समझिए। आपने क्या लिया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, ले लीजिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमने ले लिया और इसको अब क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। गर्म करना है तो इस चिन्ह हमने लगा दिया गर्म करने का। केमिस्ट्री में इस चिन्ह के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। जब इसको हम गर्म करते हैं, जो हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो कितनी लेनी है, 100 ग्राम। तो हमने क्या लिया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमने क्या कर लिया, 100 ग्राम लिया, ठीक है। अब हमने जब इसको गर्म किया तो मरकरी अलग हो जाती है और प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाती है। मरकरी अलग हुई और ऑक्सीजन अलग हुई, ठीक है। जब हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया, HgO को गर्म किया, तो मरकरी Hg अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। अब बात आती है इसको हम बैलेंस कैसे करें। यहाँ पर Hg मरकरी कितनी है, 1 है, यहाँ पर भी एक अच्छी बात है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है। अब भाई गड़बड़ मामला हो रहा है, यहाँ पर भी 2 होनी चाहिए तभी तो मजा आएगा। यहाँ पर 2 होनी चाहिए तो हमने 2 कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मरकरी 2 है और यहाँ पर मरकरी 1 है तो हमने मरकरी 2 कर दी। अब देखिए मरकरी यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो देखिए ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमने 100 ग्राम ली थी, तो मरकरी जब अलग हुई तो ये कितना बन गया, 92.6 ग्राम अलग हो गया और ऑक्सीजन कितनी बनी, 7.4 ग्राम, ठीक है। हमने आपको बताया था शुरुआत में अभिकारक और उत्पाद। ये अभिकारक हमने क्या होता है, जब बाएं हाथ की तरफ जो होता है वो क्या होता है, अभिकारक, और जो दाएं हाथ की तरफ होता है वो होता है उत्पाद। ये है अभिकारक और ये क्या होता है, उत्पाद। अब ठीक है, अब आप देखिए कुल द्रव्यमान। अब हम पता करते हैं ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है क्या नहीं, हम प्रूव कर देंगे अभी कि हाँ हमने जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखा है वो बिल्कुल से सही है, कोई झुठला नहीं सकता उसको। देखिए यहाँ क्या है, 100 ग्राम, हमने 100 ग्राम ले लिया और यहाँ क्या है भाई, ये यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। और उत्पाद में ये है क्या था, ये अभिकारक था 100 ग्राम और ये उत्पाद क्या है 92.6 प्लस और 7.4। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 ग्राम है यहाँ पर तो 100 ग्राम रहा और हम जोड़ेंगे 6 4 10, 7 2 9 1 10 और ये 9 1 10, तो 100 ग्राम। अब देखिए अभिकारक भी 100 ग्राम है, उत्पाद भी 100 ग्राम है, यानी कि जो अभिकारक है उत्पाद में बदलने के बाद भी उतना ही है। जो अभिकारक का द्रव्यमान है वो जब उत्पाद में बदल गया है तब भी उसका द्रव्यमान 100 ग्राम ही है। जब अभिकारक था तब 100 ग्राम, उत्पाद था 100 ग्राम। तो ये सिद्ध हो गया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने सही लिखा है।